नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 17 नवंबर 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है जनादेश के लिए मतदाता की अग्नि परीक्षा, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज बात करते हैं मतदाता की। हमारे देश के मतदाता प्रमुख अंग हैं, जिनके ही आधार पर देश की सुरक्षा या असुरक्षा की जा सकती है। देश उन्नति की ओर चले या अवनति की ओर, यह मतदाता पर डिपेंड करता है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए 17 नवंबर का दिन अपने हाथ से अपना भाग्य लिखने का दिन है। दूसरे 3 प्रदेश के मतदाताओं के लिए भी यही बात लागू होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए अब रणभूमि में सारे योद्धा उतर चुके हैं। जिन्हें मैदान से हटना था, उन्होंने मैदान छोड़ दिया, और जो मान मनोबल के बाद भी नहीं हटे, नहीं माने, वे अपने प्रत्याशनाएं तानकर अपने प्रतिद्वंदियों के सामने डटे हुए हैं। चुनावी प्रक्रिया के दौरान बाद अब असली परीक्षा मतदाताओं की शुरू होती है। मतदाताओं को अपनी पसंद का सेवक चुनने के लिए जितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की भीड़ में जाने पहचाने चेहरों के साथ ही एकदम नए नवेले चेहरे भी हैं। कांग्रेस और भाजपा के अलावा इस बार चुनाव मैदान में सपा और बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और जेडीयू के भी, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी। राजस्थान, छग और तेलंगाना में भी कमोवेश यही परिदृश्य है। मतदाताओं को देखना है कि कौन से प्रत्याशी पर दांव लगाना चाहिए। तीसरी शक्ति कहे जाने वाले अधिकांश दलों के पास या तो बिकाऊ प्रत्याशी है या दिखाऊ प्रत्याशी। सपा और बसपा के अधिकांश प्रत्याशी वैचारिक प्रतिद्वंदिता के मामले में खोखले या पेंदी हैं। उन्हें उनके पुराने दलों से टिकट नहीं मिला तो दूसरे दलों से टिकट ले आए, लेकिन चुनाव मैदान नहीं छोड़ा। मप्र में तो ऐसे लोगों में 81 साल के पूर्व विधायक रसाल सिंह भी हैं, और हाल ही में पटवारी घोटाले के आरोपी बने संजीव सिंह भी। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह भी हैं, और कल तक कांग्रेसी रहे केदार सिंह कंसाना। ऐसे प्रत्याशियों के नाम और क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, किंतु चरित्र एक जैसा है। एमपी केवल अपने पर्यटक क्षेत्रों और अभयारण्यों की वजह से ही अजब गजब नहीं है, बल्कि सियासत की वजह से भी अजब गजब है। यहाँ की सियासत 67 साल भी बहुत ज़्यादा नहीं बदली। यहाँ सीधा रण होता आया है। बूढ़ी कांग्रेस और लगातार बनते बिगड़ते विपक्ष के बीच तीसरे दलों के लिए पिछले 6 दशक के यहाँ कोई जगह नहीं बनी। सत्ता के समीकरण बनाने बिगाड़ने में भी तीसरी शक्ति के रूप में पहचान बनाने वाले राजनीतिक दल भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, और शायद इस बार भी वे कोई करतब नहीं कर पाएंगे। करतब जब भी हुआ है तब तक बगावत की वजह से हुआ है, चाहे वो बात 1967 की हो या 2020 की। केंद्र में सत्तारूढ़ होने के साथ ही एमपी में भी सत्तारूढ़ भाजपा के लिए इस बार 2018 के विधानसभा चुनावों से ज़्यादा कठिन लड़ाई है। मतदाताओं के लिए भी लड़ाई उतनी ही कठिन है। मतदाता 2018 में भाजपा को जिन आधारों पर खारिज कर चुका था, वे आधार 5 साल बाद भी जस के तस हैं। ऐसे में 2018 के बदलाव के लिए आई जनादेश का कोई हासिल ही नहीं हुआ। अब मतदाता या तो दोबारा अपने जनादेश को दोहराए या फिर को नृप होए की कहानी की तर्ज पर सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़ दे। मतदाता के सामने राजनीति की भाषा कहे तो एक तरफ सामपंथी है, दूसरी तरफ नागपंथी। चयन इन्हीं नाथों में से किया जाना है। कौन कितना उपयोगी और कौन कितना हानिकारक होगा, इसकी जांच केवल अनुभव के आधार पर ही की जा सकती है। इसके लिए अभी कोई उपकरण इजाद नहीं हुआ है, इसलिए ये काम कठिन है।
विधानसभा चुनाव चूंकि दीपावली के ठीक बाद हो रहे हैं, इसलिए दोनों प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के प्रत्याशियों के हाथों में फ्रीबीज यानी उपहारों की रेवड़ियां हैं, घोषणाएं हैं तथा वचन पत्र हैं। सब एक दूसरे से ज़्यादा लुभावने हैं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा और सही निर्णय के लिए मतदाताओं को इस फ्रीबीज की मीठी गोली से परहेज कर ये तय करना होगा कि सामाजिक ताना बाना किसके हाथ ज़्यादा सुरक्षित है। कौन है जो लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील होने से रोक सकता है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीते 6 दशकों से जिस तरह की राजनीति करते आ रहे हैं, उसमें पुराने सामंत भी हैं और नए सामंत भी। वर्तमान मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री, सभी की आय 5 साल से बढ़ी है। अगर किसी की आय नहीं बढ़ी है तो वे है केवल मतदाता। मतदाता को पता करना होगा कि उसकी आय पर आखिर डाका किसने और कितना डाला। क्यों नेताओं की आय बढ़ी और जनता की नहीं। आज के लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का संवैधानिक हक भले ही साधारण आदमी को भी है, किंतु वो चुनाव लड़ नहीं सकता, क्योंकि चुनावों को जानबूझकर इतना महंगा कर दिया गया है कि जनसाधारण इस खेल से दूर जाएं। अब चुनाव लड़ने वाले के पास अचूक धन होना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये केवल मंत्रियों, विधायकों और नौकरशाहों के पास हो सकता है। वे 1-2 नहीं 10,000 करोड़ तक के लेन देन करने की बात कर सकते हैं। अनेक वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके पूर्व में चुने गए तमाम प्रतिनिधि चोर ही हैं और डकैत भी हैं। चंबल वाले तो कनाडा तक हाथ मारते दिखाई दे रहे हैं। ईडी और सीबीआई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जब तक साहब है तब तक सब मुमकिन है। ऐसे चोरों, डकैतों, बेईमानों और अपराधियों को चुनाव मैदान से खदेड़ने का सही मौका विधानसभा चुनाव है। सही फैसला करें और चुनावों में धन बल, बाहुबल को हतोत्साहित करें, तभी मध्य प्रदेश का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। मत भूलिए कि आपका वोट सचमुच अनमोल है। मैंने पिछले चुनाव में ऐसी सलाह दी थी कि चुने उन्हें जो साथ निभाए, हर सुख दुख में दौरे आए। मेरा मशवरा आज भी यही है। अब मर्जी है आपकी, क्योंकि वोट है आपका। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।